कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, हमेशा खुश रहना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। आज हम बात करने वाले हैं संसद अर्थात पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात करी थी कि संसद कैसे प्रश्न ग्रहित करती है अर्थात ग्रहण कैसे करती है, वो क्या सावधानियां बरतती है कि कौन से प्रश्न संसद के अंदर उठाए जाने चाहिए, क्या नहीं उठाए जाने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सदस्य कोई भी प्रश्न, किसी भी तरीके के कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। नहीं, कुछ सावधानियां बरती जाती हैं प्रश्न को लेकर कि किस तरीके के प्रश्न संसद में उठाए जाने हैं। संसद की अपनी एक गरिमा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है प्रश्न की, वो प्रश्न किस तरीके का है, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कोई उस पर इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, किसी सरकारी संस्था के बारे में है तो क्या सावधानी है। सारी सावधानियों को बरतकर फिर प्रश्न को ग्रहित किया जाता है, उसके बारे में छानबीन की जाती है कि ये प्रश्न लेना चाहिए या नहीं, क्या इसमें जो सूचनाएं दे रखी हैं वो सही है या नहीं, कौन सा प्रश्न संसद में लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए। तो सारी छानबीन करने के बाद ही संसद किसी प्रश्न को ग्रहित अर्थात ग्रहण करती है कि हाँ, ये वाला प्रश्न संसद में उठाया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। ठीक है, सांसद अर्थात वो सदस्य जो वहां पर बैठते हैं उन्हें हम सांसद बोलते हैं। तो सांसद हैं, मंत्री हैं। अब मंत्रियों से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, ऐसा नहीं है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों मेंबरों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात मैंने आपको पहले बता दी है। तो कुल मिलाकर इतनी बात है कि वहां पर सदस्य हैं, उन्होंने बता दिया हमें प्रश्न पूछना है। तो वो प्रश्न तय कौन करेगा कि ये किस तरीके से पूछे, कौन से नंबर से पूछे, कब इनका नंबर आएगा, कौन अनुमति देगा। ऐसे तो नहीं आप क्लासरूम में बैठे हो, आप अपनी क्लास में बैठे हो, अगर आपसे आपकी टीचर कोई क्वेश्चन करती है तो आपको वो अनुमति देती है ना कि आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए, आपका नंबर है। फिर वो आपको चुप कर देंगी, किसी और को खड़ा करेंगी कि आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए, आपका नंबर है, आपका टाइम है। वो जितना टाइम उसको देंगी वो बोलेगा, किसी और को देंगी वो कोई और बोलेगा। तो टीचर की अनुमति से ये सारा कार्य होता है। तो यहाँ पर भी यही वाली बात की जा रही है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। जिस सदस्य का प्रश्न किसी दिन के लिए तारांकित प्रश्न के रूप में, आपको पता है मैंने आपको बताए थे कि तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले जब हमने प्रश्न काल और शून्यकाल शुरू किया है, वो टॉपिक सबसे पहले यही बात क्लियर की गई है कि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न होते क्या हैं, अल्प अवधि सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्न काल क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। क्योंकि अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऐसा नहीं है अगर आपको नॉलेज है पहले से ही, परंतु अगर शुरू से ही देखेंगे, शुरू से चीज़ फॉलो करेंगे तो एक सीक्वेंस बनता जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जिस सदस्य का प्रश्न किसी सदन के लिए तारांकित प्रश्न के रूप में, तारांकित अर्थात तारांक लगा होगा, तारांक के हम मौखिक तौर पर पूछे जाते हैं, ओरली पूछे जाते हैं, कुछ हमने बताया भी था और ये पूछे भी कई बार प्रीलिम्स में, या सीधे तौर पर ऐसे ही नॉर्मली भी पूछ लेते हैं। तारांकित प्रश्न होते क्या हैं, क्या आईडी है कि ये तारांकित प्रश्न है, क्या सिचुएशन ऐसी है कि ये तारांकित प्रश्न है। तारांक लगा हो, बिल्कुल। मौखिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल। और एक और तो आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा तारांकित अतारांकित प्रश्न लेक्चर देखकर। जिस सदस्य का प्रश्न किसी सदन के लिए तारांकित प्रश्न के रूप में लिया गया हो, उसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में है तो सभापति द्वारा। क्योंकि लोकसभा के हेड कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के हेड होते हैं राज्यसभा के सभापति। इसीलिए कहा गया है कि उसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा जैसी भी स्थिति में हो प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है, उसको कहा जाएगा। अगर लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष कहेंगे कि आप प्रश्न पूछिए, राज्यसभा में तो सभापति कहेंगे आप प्रश्न पूछिए। जैसे टीचर, आपकी टीचर ही तो बोलेगी या साइड वाली क्लास की टीचर आके बोलेगी कि आप ये प्रश्न पूछेगा, ये बच्चा बोलेगा अभी से खड़ा करो, नहीं ना। आपकी क्लास में जो टीचर होगी, आपकी क्लास टीचर पूछेगी ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है वह सदस्य अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है तथा सूची से केवल प्रश्न की संख्या पढ़कर अपना प्रश्न पूछता है। तो पहली बात ये की जा रही है कि जो अध्यक्ष, अगर लोकसभा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष बोलेंगे अर्थात कि आप प्रश्न पूछिए। राज्यसभा में पूछ रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति अनुमति देंगे कि आप प्रश्न पूछिए।
दूसरी बात कि वो सदस्य अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे ही सोचिएगा, इसको ऐसे ही देखिएगा जैसे आप स्कूल में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप अपनी जगह पे खड़ा होते हैं, वहाँ से आप जवाब देते हैं ना। अगर आपको टीचर कहती है कि आप सामने फ्रंट पर आइए, कोई स्पीच देनी हो, तब आप फ्रंट पर आते हैं, परंतु अपनी सीट पे ही खड़ा होकर बाकी जवाब देते हैं। तो ये चीज़ है कि सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होगा और सूची में से नंबर पढ़कर बताएगा। ऐसा नहीं है वो पूरा पढ़ाएगा, बताएगा कि ये प्रश्न था, नहीं। सभा पटल पर पहले ही अध्यक्ष के पास एक सूची होती है, तो वो नंबर बताएगा कि ये नंबर है, नंबर 5 है, मैं ये पूछ रहा हूँ, नंबर 5 पर बात कर रहा हूँ, नंबर 6 पर बात कर रहा हूँ, नंबर 7 पर बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ के बताएगा। कहते नहीं है एग्जाम में कि जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख के जाते हैं कि बस प्रश्न की संख्या डालिए और डायरेक्ट उत्तर शुरू कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, उसका उत्तर, उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन उतारने में क्यों टाइम लगाना, सिर्फ क्वेश्चन की संख्या डाल दीजिए कि ये इतने नंबर का है, इस प्रश्न का उत्तर है ये, सिर्फ वो डाल दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि सिर्फ प्रश्न की संख्या कह दी जाती है, नंबर 5, ठीक है, वो बात करनी शुरू, क्योंकि पहले से ही पता होता है, सभा पटल पर रखे होते हैं और उनको भी पता होता है कि कौन सा प्रश्न है, कितने नंबर का है, क्या बोलना है। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि वह सदस्य अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है तथा सूची से केवल प्रश्न की संख्या पढ़कर अपना प्रश्न पूछता है। क्लियर। प्रश्न काल के दौरान किसी प्रश्न पर या दिए गए उत्तर पर वाद विवाद की अनुमति नहीं होती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रश्न काल पर जो भी उत्तर दिया गया है, प्रश्न किया गया है, उस पर वाद विवाद, डिबेट्स की अनुमति होती है, वाद विवाद की अनुमति होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। परंतु, अब क्या किंतु परंतु यहाँ पर, परंतु दिए गए उत्तर संबंधी किसी तथ्य के स्पष्टीकरण के प्रयोजन के से अनुपूरक प्रश्नों या अनुवर्ती प्रश्नों के लिए अनुमति दी जा सकती है। डिबेट नहीं होगी भाई, डिबेट क्या होता है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया, डिबेट उसके छोटे छोटे पॉइंट्सों पर चर्चा करनी, परंतु हाँ अनुपूरक, कुछ उससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न है, अनुपूरक प्रश्न आप उससे पूछ सकते हैं स्पष्टीकरण के लिए। याद रखिएगा, डिबेट नहीं होती अर्थात वाद विवाद नहीं होती है प्रश्न काल में, परंतु स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक, उससे संबंधित अर्थात अनुपूरक कह सकते हैं, अनुवर्ती कह सकते हैं, आप उस प्रश्न से संबंधित कोई भी आप अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं उसके स्पष्टीकरण के लिए। चीज़ ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पष्टीकरण कुछ ही शब्दों में हो जाता है, ज़्यादा लंबे चौड़े डिबेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस भी सदस्य के नाम से प्रश्न दर्ज हो वह 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर तो होगा जिसने प्रश्न दर्ज करवाया होगा, उसका कोई नाम भी होगा। तो यही बात है कि जिस भी सदस्य के नाम से प्रश्न दर्ज हो कि हाँ इस सदस्य ने करवाया है, ये सदस्य इस प्रश्न को इस सदस्य के ने दिया है, तो जिस भी सदस्य के नाम से प्रश्न दर्ज है वो 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। कितनी संख्या? 2। अन्य सदस्य जिनको भी अध्यक्ष अनुमति दे एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और भी कोई अन्य सदस्य, भाई सडनली किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी ये पूछना चाहिए, ये चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है, तो और भी जो अन्य सदस्य हैं जिसने प्रश्न दिया है, अर्थात जिस सदस्य का नाम दर्ज है, जिस सदस्य के नाम से वो प्रश्न दर्ज है कि हाँ इसने दिया है, वो सदस्य तो 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ भी सकता है। और भी अन्य सदस्य जिसको अध्यक्ष अनुमति दे, अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष देंगे, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति अनुमति देंगे, तो वो भी एक एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं स्पष्टीकरण के लिए। अध्यक्ष सामान्य तौर पर एक प्रश्न पूछने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य को और दूसरा प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष के सदस्यों को पुकारता है। तो यही बात है, ये बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष के ही सदस्यों के मन में सवाल होंगे वही प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका दिया जाता है। एक पक्ष एक बार खड़ा करेंगे कि सत्ता पक्ष से आप बोलिए, दूसरी बार खड़ा करेंगे विपक्ष के किसी सदस्य को कि आप पूछिए। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है, एक बैलेंस बना के रखना होता है, सत्ता पक्ष के भी प्रश्न और विपक्ष के भी प्रश्न। तो यही है कि अगर सत्ता पक्ष का इस बार खड़ा है तो दूसरी बार विपक्ष के से पूछा जाएगा, इस बार विपक्ष का खड़ा है तो फिर सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा। यही बात यहाँ की जा रही है कि अध्यक्ष सामान्य तौर पर एक प्रश्न पूछने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य को तथा दूसरा प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष के सदस्य को पुकारता है।
कहते नहीं है टीचर रो है, अर्थात 2 लाइनें हैं, 2 रो में बैठे हैं बच्चे बैठे, एक बार इधर से बच्चा बोलेगा, एक बार इधर से बच्चा बोलेगा, एक बार इधर से बच्चा बोलेगा, एक बार इस वाली रो से बोलेगा। तो यही चीज़ है कि एक बार सत्ता पक्ष से, एक बार विपक्ष से, एक बार सत्ता पक्ष से, एक बार विपक्ष से, तो 2 बैलेंसिंग स्थिति बनी रहती है। क्लियर? प्रश्न के महत्व को देखते हुए, अर्थात प्रश्न कितना महत्व रखता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके महत्व को देखते हुए, प्रश्न के महत्व को देखते हुए समुचित संख्या में अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति देकर, यानी कि पूरी संख्या में, ऐसा नहीं है कि भाई प्रश्न हो सकता है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जिसके स्पष्टीकरण के लिए ज़्यादा अनुपूरक प्रश्नों की संख्या देनी है, तो समुचित अवसर वो देता है। पूरा ऑल ओवर ये नहीं कह सकते कि हाँ अब यही समय ही नहीं था, यही नहीं था, तो पूरा वो ऑल ओवर समुचित समय देता है। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रश्न के महत्व को देखते हुए समुचित संख्या में अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति देकर और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर सदन के सब पक्षों को, यानी कि वो अवसर भी प्रदान करता है। अभी आपको बताया ना, एक सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा, एक बार दूसरी बार विपक्ष से, एक बार सत्ता पक्ष से, दूसरी बार विपक्ष से। यही कहा गया है यहाँ पर कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर सदन के सब पक्षों को, चाहे वो सत्ता से हो या विपक्ष, अर्थात पक्ष से हो विपक्ष से हो, तो सब पक्षों के सदस्यों को देकर अध्यक्ष इस अनूठे संसदीय उपाय की कुशलता सुनिश्चित करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अध्यक्ष का पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, कभी माहौल इस तरीके का, इसी कारण से ज़्यादातर प्रश्नकाल में जो अध्यक्ष हैं वही अध्यक्षता करते हैं, अर्थात वही बैठते हैं उस समय, क्योंकि माहौल कोई गर्म ना हो जाए, कभी पता नहीं कैसा माहौल हो जाए, क्या चीज़ें उभर पड़े, क्या चीज़ें निकल के आए, तो अध्यक्ष सब चीज़ें बैलेंस करके चलता है, क्योंकि उसकी एक गरिमा होती है। कोई कितना भी क्रोधित हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, परंतु उस अध्यक्ष पर कोई फालतू में उंगली नहीं उठा सकता, उसके आचरण पर, उसकी चीज़ पर। ऐसा नहीं है कि आप अध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कहते हैं ना, स्कूल है, आपका क्लासरूम है, आप 2 पक्ष बैठे हैं, एक आपकी ग्रुप का, एक दूसरे ग्रुप का, आप में कितनी भी प्रतिद्वंदता हो, कितनी भी चीज़ें हो, परंतु टीचर बैठी है, उसकी एक अपनी रेपुटेशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उसके सामने बदतमीजी या एक दूसरे को आर्गूमेंट कर दें। हाँ ठीक है, आर्गूमेंट अगर थोड़ा बहुत पास कर दिया, फिर भी एक गरिमा बनी रहती है, हाँ टीचर बैठी है। तो इसी तरीके से ज़्यादातर प्रश्नकाल की अध्यक्षता, मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर सामान्य तौर पर अध्यक्ष ही करते हैं, इसी कारण से। और एक बैलेंसिंग स्थिति बना के रखते हैं वो, क्योंकि वो किसी भी पक्ष से नहीं होते, ना वो सत्ता पक्ष से होते हैं ना विपक्ष से, वो संसद को संबोधित कर रहे होते हैं, वो संसद की तरफ से वहां बैठे हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नकाल के सीमित समय में, क्योंकि एक समय निश्चित होता है, एक सीमित समय होता है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे दिन आज प्रश्नकाल ही चल रहा है या कल पूरे दिन प्रश्नकाल चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कहा गया है यहाँ पर, इसके अतिरिक्त प्रश्नकाल के सीमित समय में अध्यक्ष के द्वारा प्रयास किया जाता है कि वह अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाए। तो वो इस तरीके के प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाए। जो भी प्रश्न आए हैं, जो भी प्रश्न इस सेशन में इस दिन, आज के दिन आए हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि सारे प्रश्न आज ही पूछ लिए जाए, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तब क्या होता है वो भी देखेंगे। प्रश्न काल में अधिक से अधिक मौखिक प्रश्नों के उत्तर, मौखिक ओरल जो बोल कर देते हैं उत्तर, मौखिक, समझ गए ना। तो प्रश्न काल में अधिक से अधिक मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए अध्यक्ष का प्रयास रहता है कि किसी तारांकित प्रश्न पर, क्योंकि तारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उन पर तारांक लगा होता है और उनके मौखिक आंसर दिए जाते हैं। अतारांकित पे तारांक नहीं लगा होता, उनके उत्तर भी लिखित, क्योंकि वो बड़े होते हैं, इस स्तर के नहीं होते तारांकित प्रश्न कि उनका मौखिक उत्तर दिया जा सके। उन पे तथ्य होते हैं, अगर कोई तथ्य गलत बोल दिया फिर कैसे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन पे लिखा पढ़ावट करना पड़ता है। और इसके आप अतारांकित प्रश्नों के आप अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मौखिक है, जवाब दे रहे हैं, सवाल जवाब चल रहा है, आप पूछ लीजिए। परंतु जो चीज़ उन्होंने लिख के दी है उसके क्या फिर कैसे पूछेंगे, उन्होंने तो फिर पूरा फुलफिल करके दे दिया, ये चीज़ इतनी है, ये तथ्य इतने हैं, ये काम उतना हुआ, ये काम इतना नहीं हुआ। तो प्रश्न काल में अधिक से अधिक मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए अध्यक्ष का प्रयास रहता है कि किसी तारांकित प्रश्न पर सामान्यतः 8 मिनट से अधिक समय ना लिया जाए। कितना? 8 मिनट्स से ज़्यादा अध्यक्ष ये चाहते हैं, भाई बिल्कुल ऐसा होता है कि आज का काम आज ही समाप्त कर दिया जाए, तो अध्यक्ष 8 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय दे देते हैं। क्लियर? प्रश्नकाल के लिए 8 मिनट का समय, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले लिए जाएं। भाई आप
और हम भी क्या कोशिश करते हैं कि हमारा काम, आज का काम आज फिनिश हो जाए, कोशिश यही रहती है, परंतु हो नहीं पाता। जनरली जिस दिन हो जाता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। अब जब नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, तब क्या किया जाता है, उन प्रश्नों का क्या होता है। यदि अध्यक्ष साथ ही साथ 8 मिनट का टाइम होता है और बाकी यदि 60 मिनट में 20 प्रश्न लिए जाने हो तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। 1 घंटा, क्लियर, सही कह रही हूँ ना, 60 मिनट का 1 ही घंटा होता है भाई, बिल्कुल। तो यदि 60 मिनटों में 20 प्रश्न लिए जाने हो तो एक प्रश्न पर औसतन 3 मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए। तो क्या रखा गया है औसत कि अगर 60 मिनट में अर्थात 1 घंटा पूछें या 60 मिनट पूछें आपसे, तो याद रखिएगा 1 घंटे में अगर 20 प्रश्न लिए जाने हो या 60 मिनट पूछें कि 60 मिनट में 20 प्रश्न लिए जाने हो तो एक प्रश्न पर औसतन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए, 3 मिनट। कितना, 3 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। तो 3 मिनट के आसपास का समय रहता है, इतना ही से ज़्यादा नहीं रहता। यदि अध्यक्ष या सभापति ये महसूस करता है, अगर लोकसभा में, फिर बता रही हूँ, लोकसभा में तो लोकसभा के अध्यक्ष को महसूस होगा, राज्यसभा में तो राज्यसभा के सभापति, इसलिए दोनों यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि यदि अध्यक्ष या सभापति ये महसूस करता है कि मामले पर पर्याप्त रूप से बात हो चुकी है तो वह उस सदस्य को पुकारता है जिसके नाम से सूची में अगला प्रश्न दर्ज हो, कहते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न दर्ज हो, यही सिलसिला दोपहर 12 बजे तक, दोपहर में 12 बजे तक चलता है। स्कूल में क्या होता है, जब टीचर को लगता है एक बच्चे को खड़ा करती है, हाँ जितना आता था इसने बता दिया, या वो 1 मिनट तक खड़ा रहता है, टीचर समझ लेती है इसे आता ही नहीं है, वो क्या कहती है नेक्स्ट, दूसरे खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाए, नेक्स्ट। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अध्यक्ष या सभापति जिसको भी ये महसूस होता है कि अब इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी, इससे ज़्यादा अब क्या होगा, मतलब सब कुछ हो चुका, जब अध्यक्ष को ऐसा महसूस होता है तो वो अगली सूची में नेक्स्ट नाम जिसका दर्ज हो उसको पुकारता है, फिर वो अपना नाम बोलता है, इसी तरीके से अपनी प्रश्न संख्या के साथ प्रश्न करता है। तो यही सिलसिला पूरे दोपहर के 12 बजे तक चलता है। ज़्यादातर ऐसा ही रहता है कि प्रत्येक दिन की तारांकित प्रश्नों की सूची में दर्ज 20 प्रश्नों में से सदन के वास्तव में अधिक से अधिक 5 से 7 प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाते हैं। तो 20 प्रश्न की सूची बनती है, मैंने आपको पहले बताया था। इससे अगर आपने सारी लेक्चर देखे हैं प्रश्न शून्य काल के तो पता होगा कि सूची होती है, 20 प्रश्न रहते हैं, परंतु उसमें से ज़्यादातर 5 से 7 प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाते हैं। मैंने क्या कहा कि कोशिश रहती है काम पूरा हो जाए, परंतु हो नहीं पाता। शेष प्रश्न, जो बाकी प्रश्न रह गए हैं, उनका क्या होता है, शेष प्रश्न उनके लिखित उत्तर संबंध मंत्रियों द्वारा, यानी कि जो अतारांकित प्रश्न है जिनके लिखित उत्तर दिए जाने हैं, तो उनके शेष उनके लिखित उत्तर संबंध मंत्रियों द्वारा जिस भी मंत्री के से पूछा गया है वो प्रश्न, किसी ना किसी मंत्री से, किसी ना किसी मंत्रालय से, किसी से तो संबंधित होगा ही। तो वही कहा गया है कि शेष प्रश्न उनके लिखित उत्तर संबंध मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए मान लिए जाते हैं। मान लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ रख गई है, हो गया है, ये काम फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। मान लिया कि सभा पटल पर उनके लिखित उत्तर रख दिए गए हैं। क्लियर। इसी तरह अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्न काल के अंत में सभा पटल पर रख दिए जाते हैं। तो जो भी प्रश्न तारांकित या अतारांकित, जो भी प्रश्न सूची में से शेष बच जाते हैं, जो बाकी पेंडिंग वर्क रह जाते हैं, उनको ये मान लिया जाता है कि ये सभा पटल पर रख दिए गए हैं। मान लिया जाता है, बाद में जैसी भी चीज़ें चलती हैं वो चलती है, परंतु मान लिया जाता है हाँ ये चीज़ फिनिश हो गई, ये सभा पटल पर आ गई, काम हो गया, पता चल गया, समाप्त। तो ये चीज़ थी कि संसद में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले बात कर ली थी संसद किस तरीके से प्रश्न ग्रहण करती है, अर्थात ग्रहण लेती है कि कौन से प्रश्न पूछे जाने, कौन से नहीं पूछे जाने। टीचर भी क्या है, वो सोचते हैं ना पहले कि कौन से प्रश्न पूछूं, कौन से नहीं, कौन सा इन्हें याद होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये बात हमने कर ली। इस लेक्चर में हमने देख लिया कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है, कुछ नया ही होगा, बिल्कुल सेम तो ये नहीं होगा, परंतु ये है कि नॉलेज आपको सारी मिल जाएगी कि किस तरीके से संसद में संसदीय प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, क्या कैसे काम होता है संसद में। क्योंकि आपको प्रशासन में जाना है, प्रशासन शासन से संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे शासन प्रशासन में काम चलता किस तरीके से है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।